फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया इजराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है और इंडिया की क्या अप्रोच है इजराइल को लेकर। तो 2009 में एक इंटरनेशनल पोल कंडक्ट किया गया था जिसमें 58% जो इंडियंस हैं उन्होंने इजराइल के प्रति सिंपैथी शो करी थी। उसके कंपैरिजन में करीबन 56% अमेरिकन्स ने इजराइल के प्रति सिंपैथी शो करी थी। तो इंडिया का जो 58% है वो अमेरिका के 56% से ऑलमोस्ट 4 गुना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सिंपैथी है इजराइल के प्रति वो इंडियंस के अंदर है। पर जो गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है इजराइल के फॉर्म होने के बाद से, वो ज़्यादातर फिलिस्तीन की तरफ रहा है या फिर न्यूट्रल रहा है। इजराइल को ओपनली किसी चीज़ में इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है। गवर्नमेंट्स की बात करें तो एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो इजराइल की तरफ ज़्यादा झुकी है यूपीए की गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो 1948 से 1950s तक इंडिया ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इसके पीछे एक बड़ा जो कारण है वो पाकिस्तान था, क्योंकि इंडिया को एक ताज़ा जख्म लगा था पाकिस्तान के तौर पर, जिसमें रिलीजन के बेस्ड पर एक कंट्री की मांग करी गई थी और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो ज्यूज़ की मांग है वो तो जायज़ है, पर रिलीजन के नाम पर एक देश नहीं बनना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो अरब्स हैं वो ट्रू ऑक्यूपेंट्स हैं पैलेस्टाइन के। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक 4 पन्नों का लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू को, जिसमें वो उन्हें मनाना चाहते थे कि वो सपोर्ट करें एक जूइश कंट्री के सेटअप होने में। तो नेहरू जी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर किया और जो फिलिस्तीन का पार्टीशन प्लान था 1947 का, उसका अपोज किया और यूएन में 1949 में उसके अगेंस्ट में वोट किया। तो इस चीज़ को अपोज किया गया हिंदू महासभा द्वारा और इंडिया में ही इंडिया के डिसीजन को कंडेम किया गया। तो 1950s में चीज़ें चेंज हुई और इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, और रिकॉग्नाइज करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल एक फैक्ट है और हम ये पहले करने से बच रहे थे क्योंकि हम अपने अरब दोस्तों को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। तो 1953 में इजराइल को परमिशन दी गई कि वो अपना जो कॉन्सुलेट है उसको मुंबई में खोल सकते हैं, पर जो कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको स्टैब्लिश नहीं किया गया। और इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि इंडिया अभी भी फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करता था और उनका मानना था कि अगर इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में खुलती है तो अरब कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो रिलेशन हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशनशिप रहे 1950 से 1990 तक वो इनफॉर्मल रहे। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला ये था कि अरब में जो दोस्त हैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। दूसरा, जो इनकी लोकल पॉलिटिक्स है ये उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे, और जो मुस्लिम वोट्स हैं उनके अगेंस्ट में ये कोई काम नहीं करना चाहते थे। साथ में इंडिया की जो काफ़ी बड़ी मुस्लिम आबादी है वो अरब देशों में काम करती थी। तो किसी ऐसे डिसीजन से जिससे जो अरब कंट्रीज़ हैं वो ऑफेंड हो जाएं और इंडियंस जो काम कर रहे हैं उन देशों में उनको परेशानी उठानी पड़े, गवर्नमेंट इजराइल से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने से बचती रही। दूसरा कारण ये भी था कि इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अरब देश पूरी करते थे, यानी कि जो कच्चा तेल है वो अरब कंट्रियों से आता था। तो उनको ऑफेंड करके इंडिया अपनी पोजीशन को ख़राब नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर उस टाइम की गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो सही लगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तब बदली जब OIC का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जो अरबिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को इग्नोर कर दिया, और ये सब किया गया पाकिस्तान के कहने पर। इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसको OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने आज तक इग्नोर करके रखा हुआ है। इसमें दुनिया की छोटी से छोटी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है, पर भारत नहीं है। तो ये एक लेसन है इंडियन मुस्लिम्स के लिए कि आप जिस इस्लामिक ब्रदरहुड को समझते हैं या फिर उनके कॉज के साथ खड़े होते हैं, उनको आपसे मतलब नहीं है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बाद भी आपको OIC से आज तक बाहर रखा गया है। आपके दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों OIC के मेंबर हैं, पर इंडिया नहीं है।
तो ओआईसी के फॉर्मेशन के बाद जब इंडिया को बाहर रखा गया तो इंडिया ने अपनी अप्रोच को चेंज किया और 1992 में इजराइल के साथ पूरी तरीके से जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश किया गया और इंडिया ने जो अपनी एम्बेसी है वो तल अवीव में 1992 में ओपन करी। उसके बाद से इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो जब तक यूपीए की गवर्नमेंट थी उनके द्वारा जो इजरायली मिलिट्री एक्शंस हैं उनको कंडेम किया जाता था और ऐसा माना जाता है कि ये किया जाता था इंडिया के मुस्लिम वोट्स के लिए। तो जैसे आज स्थिति खराब है हमास और इजराइल के बीच में, वैसे 2014 में भी थी। तब भी जो इंडिया का स्टैंड था वो ये था कि उन्होंने दोनों के एक्शन को कंडेम किया था और ओपनली फ़िलिस्तीन के कॉज के सपोर्ट में बात कही थी, जो कि इस बार भी कही गई है और सिमिलर स्टेटमेंट जो है वो 2014 में भी दिया गया था। और ये सब जो है वो एनडीए की गवर्नमेंट के आने के बाद हुआ था। तो उस समय की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी यानी कि सुषमा स्वराज जी कि इंडिया की जो पॉलिसी है फ़िलिस्तीन को लेकर वो चेंज नहीं हुई है और ये बात क्लियरली कही गई है कि इंडिया पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करता है दोनों कंट्रीज से रिलेशन को मेंटेन करते हुए। लेकिन उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास होने से भी ब्लॉक किया गया था जिसमें 2014 इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल को कंडेम किया जा रहा था। उनका कहना ये था कि ये चीज़ जो है वो इजराइल से रिलेशन को ख़राब कर सकती है। बाकी जब यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की एक जो रिपोर्ट है जिसमें इजराइल को वॉर क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया जा रहा था उसको रखा गया वोटिंग के लिए, तो इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया, जिसमें अमेरिका को छोड़कर सबने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। तो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हुए 2017 में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विज़िट के बाद से। फिर उसके बाद 2018 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो भी इंडिया आए और जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं मिलिट्री रिलेशनशिप की। तो इंडिया इजराइल के वेपन्स का सबसे बड़ा बायर है और 1999 से 2009 तक करीबन $9 बिलियन के वेपन्स खरीदे गए हैं इजराइल से। साथ में ये जो टाइज हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी है और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग में भी है। ट्रेड्स की बात करें तो इंडिया इजराइल का 10वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो 2014 तक जो बायलैटरल ट्रेड है वो $4.52 बिलियन तक थी। तो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो दिखाने के कुछ और हैं और एक्चुअल में कुछ और हैं। तो ये चीज़ इजराइल द्वारा भी समझी जाती है कि इंडिया पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता, जबकि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो इजराइल को सपोर्ट करती है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि इंडिया अपने रिलेशन अरबिक कंट्रीज़ के साथ ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अरबिक कंट्रीज़ हैं ये इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। साथ में कई इंडियंस जो हैं वो अरब कंट्रियों में काम करते हैं। लेकिन इजराइल के द्वारा भारत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, चाहे हम इनके सपोर्ट को वॉर टाइम में देख लें, चाहे हम इनके सपोर्ट को इस पेंडेमिक के टाइम पे देख लें। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इंडियन से पहले हिंदू और मुस्लिम हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि हमारे देश को कौन सपोर्ट कर रहा है, हमको इससे मतलब है कि हिंदू कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और मुसलमान कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि हम उनके कॉज के लिए खड़े होते हैं पर हमको ओआईसी से बाहर रखा जाता है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।